हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चिंतन के प्रकार। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हम भाषा और चिंतन पर बात कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे चिंतन के प्रकार और इसके अलावा भाषा और चिंतन से रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि क्या होता है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, और जो सृजनात्मक चिंतन है वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले अभिसारी चिंतन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो समस्या होती है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है, और एक ही हल होने के कारण इसको क्लोज्ड एंडेड भी कहते हैं। तो समस्या का एक ही हल होता है, मतलब हम कितने भी व्यक्तियों के सामने उस समस्या को रखें, उसका जो सोल्यूशन निकल कर आएगा वो एक ही होगा। इस प्रकार की समस्या को, मतलब इस प्रकार की समस्या का जब एक ही हल होता है तो इस प्रकार के चिंतन को हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। मतलब इसमें जब हम सोचेंगे तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं, क्योंकि जब उसका एक ही हल है तो सोचना क्या, वो तो डायरेक्ट तुरंत सटीक उसका उत्तर वही दे देंगे। तो उस समस्या को हम किसी के भी सामने रखें तो सभी लोग उसका एक ही उत्तर देंगे। जैसे कि हमने क्लास में बच्चों से पूछा कि अपने देश की राजधानी क्या है, तो प्रत्येक बच्चा उसका एक ही आंसर बताएगा। मतलब उसमें सोच विचार करके कि अलग अलग कई तरीके की राजधानियां तो बता नहीं सकता है, एक ही बताएगा। तो इस टाइप के चिंतन को हम अभिसारी चिंतन कहेंगे। और ये चिंतन बुद्धि से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो कितनी तेज है। तो इसमें याद रखेंगे कि इसका एक सिंगल सोल्यूशन होता है और क्लोज्ड एंडेड, और इसके अलावा ये बुद्धि से संबंधित होता है, क्योंकि इसमें बुद्धि भी देखी जाती है कि कितनी तेज बुद्धि काम कर रही है। उसके बाद देखते हैं अभिसारी चिंतन। इसमें क्या होता है, इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसी समस्या जिसको हमने कई लोगों के सामने रखा तो उसको जो है लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी सोल्यूशन बताए। इसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं, और ये सृजनात्मकता से रिलेटेड होता है। ये सृजनात्मकता से रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम कई तरीके से सोच सकते हैं। मतलब जो हमारी सोच है उसको हम मतलब नवीन दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, कई तरीके से सोच सकते हैं। अपने उत्तरों को प्रस्तुत करने के लिए हम अपनी चिंतन शक्ति का या अपनी कल्पना शक्ति का कई तरीके से प्रयोग करते हैं। इसलिए इसे सृजनात्मकता भी कहेंगे या सृजनात्मक चिंतन कहेंगे। उसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब है कि परंपरा से हटकर सोचना। जरूरी नहीं कि जो पुरानी सोच चली आ रही है उसी तरीके से सोचें, मतलब एक नवीन सोच को विकसित करना। इसलिए इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा गया है। तो जैसे मैंने बच्चों से क्लास में पूछा कि अगर मान लो आपके पंख लगे होते तो आप क्या करते, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो प्रत्येक बच्चा का अलग आएगा। क्योंकि कोई बच्चा कहेगा मैं उड़कर पेड़ पर बैठता, या मैं उड़कर यहाँ जाता वहाँ जाता, कुछ मतलब कई तरीके के आंसर आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा पहले सोचेगा कि मैं क्या करता, फिर उसके बाद बोलेगा। तो इस टाइप का जो चिंतन होता है उसे हम अपसारी चिंतन के अंतर्गत रखेंगे। तो इसमें जो मेन चीज होती है, इसके मतलब कई सोल्यूशन हो सकते हैं, और जो अभिसारी चिंतन है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो अपसारी चिंतन होता है ये बच्चों में क्रिएटिव थॉट को उत्पन्न करता है। मतलब क्योंकि बच्चे जब कई तरीके से सोचेंगे तो उसमें सृजनात्मकता विकसित होगी। अब चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, था प चा ध्वनियां हैं, स्वनिम, रूपिम, लेखिम या फिर शाब्दिम। तो मैंने बताया था कि जो इस तरीके से था पा चा या का खा गा इस टाइप की जो ध्वनियां होती हैं उन्हें हम स्वनिम ध्वनियां कहेंगे। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। अब यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, फिर उसके बाद उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। तो इसमें गलत पूछा गया है, इसलिए जो इसमें गलत है वो ये वाला गलत हो जाएगा कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, क्योंकि उसकी अपनी जो भाषा है उसको हम अमान्य नहीं करेंगे। अगर उसको अमान्य करेंगे
तो वो बच्चा वही भाषा जानता है और उसको भी मैंने अमान्य कर दिया, तो फिर वो कोई चीज़ उसको पूछनी होगी तो पूछेगा कैसे, और जब पूछेगा नहीं तो फिर सीखेगा कैसे। इसलिए हम अमान्य नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला तरीका हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा सही है। इसमें लिखा है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग, प्रतिरूपण को मॉडलिंग कहते हैं, प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो मैंने बताया था कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने मॉडलिंग की बात की थी, इसलिए इनका जो क्वेश्चन सही हो जाएगा, आंसर जो सही हो जाएगा वो ये वाला सही हो जाएगा कि बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। उन्होंने मॉडल आधारित बच्चों को सीखने के लिए, जो बच्चों में अधिगम होता है वो मॉडल आधारित बताया था कि बच्चे देख कर सीखते हैं। उसके बाद है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा, फिर खाली स्थान लिखा है, के रूप में देखना चाहिए। परेशानी के रूप में देखना चाहिए, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, या फिर बाधा के रूप में। तो यहाँ पर हम इसको जो है परेशानी, समस्या और बाधा के रूप में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसको संसाधन के रूप में। जो बहुभाषी बच्चे होंगे तो वो एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, इसलिए हम इसको संसाधन के रूप में देखना चाहिए एक शिक्षक को। अगला प्रश्न है कि भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। फिर लिखा है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो ये जो लिखा है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, तो भाषा जो होती है वो विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, और विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती, तो निर्धारण भी करती है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। और हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से नियंत्रित ही करते। फिर लिखा है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो यही वाला सही है, क्योंकि जो भाषा होती है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और जब दूसरा समझेगा तो वो हमारे विचारों से प्रभावित होगा। इस तरीके से वो हमारे विचारों से प्रभावित होगा या हम उसके विचारों से प्रभावित होंगे। तो इस तरीके से जो भाषा और जो विचार होते हैं वो भाषा के माध्यम से ही आदान प्रदान किए जाते हैं, इसलिए भाषा जो है वो हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है। तो ये मैंने बताया था कि एक जो बच्चा होता है सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो हमारा ऑप्शन सही जो है वो सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो सबसे पहले लिखना तो बच्चा किसी भी हाल में नहीं सीखेगा कि आते आते तुरंत लिखना ही सीखे, ऐसा तो है नहीं। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बी में पहले स्टार्टिंग में सुनना लिखा है और सी में भी लिखा है, तो सी वाला सही होगा, क्योंकि पहले सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद बच्चा पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था। तो इसमें जो भाषा सीखने एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाएगी वो प्रारंभिक बाल्यावस्था मानी जाएगी, क्योंकि यही वह एज होती है जब बच्चा भाषा को सर्वाधिक सीखता है। सबसे ज़्यादा भाषा एक बच्चा जो है सबसे ज़्यादा भाषा को प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखता है, क्योंकि इसी टाइम पे जब बोलना सीखता है, बहुत सारे शब्दों को सुनता है, बोलने का प्रयास करता है, उसके बाद स्कूल जाता है, तो बहुत ज़्यादा एकदम अचानक से बहुत से लोगों से मिलता है, तो इसी टाइम उसके अंदर अधिक भाषा का विकास होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर हमारा आएगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या फिर बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या कोई भी अन्य विषय नहीं होना चाहिए,
जो उसकी मातृभाषा है वही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा में आसानी से सीख सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। तो सृजनात्मक के लिए मैंने अभी बताया कि ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। इसमें मॉडलिंग और अनुकरण का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये तो देख कर करने वाली चीजें हैं, तो उसमें सृजनात्मकता का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए यहाँ पर अपसारी चिंतन सही हो जाएगा। उसके बाद चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण। इनको हमें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो चिंतन की मतलब किसी चीज पर जब चिंतन करेंगे तो जो सूचना होगी उसका पहले पूर्व प्रक्रमण होगा। मतलब सूचना के बारे में जो हमारे पूर्व अनुभव हैं उनको पहले देखेंगे। उसके बाद श्रेणीकरण करेंगे, उन सूचनाओं का हम श्रेणीकरण करेंगे, श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद प्रतिक्रिया चयन करेंगे कि मतलब कौन सी प्रतिक्रिया को करना है, और जब हम प्रतिक्रिया चयन कर लेंगे तब हम प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करेंगे। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले तीसरा आएगा। मतलब यहाँ पर इसमें भी पहला 3 लिखा है, इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है, तो 3 के बाद 4 आएगा। इसमें 3 और 4, उसके बाद 2 फिर 1, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और कल की वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।